जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 9th का है लेसन 4 भारत का जलवायु। देखिए भारत के जलवायु में क्या है, मौसम किसे कहते हैं। फर्स्ट में देखिए मौसम किसे कहते हैं। वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। मौसम एक छोटा समय के लिए रहता है और यहाँ देखिए जलवायु लंबे समय के लिए रहता है। जैसे में सुबह अच्छा सा धूप निकला हुआ है, समय सही है, और एक अंधड़ तूफान आ गया, उसी को कहते हैं मौसम। कि सुबह मौसम साफ था और देखिए अचानक वर्षा होना शुरू हो गया, इसी को मौसम कहते हैं। और देखिए ऋतु क्या है जी, ऋतु एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। जैसे कि बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। इस तरह से क्रम से बदलते रहता है। कुछ निश्चित समय के बाद उसे क्या कहेंगे, ऋतु कहते हैं हम। अब देखिए जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु मौसम का ही एक बड़ा व्यापक रूप है, बड़ा रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायु दाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ की मौसम का कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। वायुमंडल का एक लंबे समय तक जैसा मौसम बना के रखेगा उसे कहेंगे जलवायु। और मौसम क्या है, वायुमंडल का एक छोटा भाग होता है जो कुछ ही घंटों या कुछ ही मिनटों में बदल जाता है, इसी को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। आगे देखिए जलवायु, देखिए यहाँ भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसे अंग्रेजी में क्या, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्मी वाले, और कटिबंधीय का अर्थ होता है क्षेत्र, मानसूनी जलवायु। देखिए यह ग्लोब पर देखिए पृथ्वी के बीच से यह जो एक रेखा गुजरी है, इसे काल्पनिक रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर तो वैसे कोई रेखा नहीं है, लेकिन ये जो गुजरती है इसे कहते हैं काल्पनिक रेखा। भू वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है ताकि सही से इसे पढ़ा जा सके। देखिए इसके ये जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ मकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ठीक ना। यही दोनों के बीच में क्या है, इसी को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यानी कि ये वाला जो है से गर्मी वाला क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूरज का किरण सीधा पड़ता है, इसीलिए ये वाला भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और देखिए भारत का जो यहाँ पर नक्शा है, यहाँ पर भारत का नक्शा जो है से इस तरह से यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए कि यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आया कि नहीं। अब देखिए और यही जो है से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। अब देखिए मानसून का है, मौसम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। मानसून को देखिए,
भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। किसी भी देश के देखिए, किसी भी देश की जलवायु निर्भर करता है निम्नलिखित कारणों से। पहला कारण क्या हो गया, उस स्थान की ऊंचाई क्या है, और यहाँ दूसरा में देखिए वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है। तीसरा में देखिए उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है। चौथा में देखिए वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। ये सब मौसम के, किसी भी देश के जलवायु इन्हीं निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। आगे देखिए, अब यहाँ दिखाते हैं आपको कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है, रेन शैडो क्या है। देखिए इस तरह से यदि मानसूनी हवा बह रही है और क्या हाँ यहाँ पहाड़ से टकरा गई और टकरा करके इधर क्या हो, इधर वर्षा होना शुरू हो गया और इस तरफ नहीं आया, और तो क्या इस साइड वाले हो गया वृष्टि छाया क्षेत्र। इसी पहाड़ को और ऊंचाई बढ़ा दीजिए ठीक इस तरह से, और जो भी आया टकरा के इधर ही रह गया तो वृष्टि छाया क्षेत्र इधर वाले को कहेंगे, क्योंकि इधर का मानसूनी हवा को इधर आने नहीं दिया। पहाड़ से टकरा के इस तरफ ही रह गया और इधर क्या वर्षा होना शुरू हो गया। हल्का फुल्का इधर आ जाए तो ना कह सकते हैं, लेकिन ये इधर का जो भाग होगा वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा। आगे देखिए, फेरेल का नियम क्या कहता है, देखा जाए। फेरेल का नियम ये जो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। अब देखिए फेरेल का नियम के अनुसार यहाँ इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए जब हवा इधर से इधर जाएगा उत्तरी गोलार्ध में तो किधर मुड़ रहा है, दाएं तरफ। कोई जैसे आप ऐसे जा रहे हैं तो हाथ किधर आ रहा है, दायां इधर, तो किधर मुड़ जाएगा, दायां तरफ। अब देखिए कोई पवन है, कोई हवा है जो कि उत्तरी गोलार्ध से यदि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करे तो किधर मुड़ जाएगी, बाएं तरफ। ऐसा इसलिए होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है कि अब देखिए ये हवा का जो हवा का प्रवृत्ति है, हवा का नेचर क्या है कि यदि कहीं पर उच्च दाब है, इधर क्या है उच्च दाब, देखिए इधर क्या है, इस क्षेत्र में है उच्च दाब और ऊपर क्या है निम्न दाब। यहाँ देखिए निम्न दाब क्या है, इस तरफ है निम्न दाब, इधर क्या है उच्च दाब। तो इधर यदि उच्च दाब है तो हमेशा हवा निम्न दाब की ओर जाएगा। यदि उधर उच्च दाब है तो इधर किधर आएगा, निम्न दाब की ओर आएगा। और एक बात और देखिए, जब भी कोई धरातल से यदि हवा वहाँ पर गर्म होगी तो क्या ऊपर की ओर उठ जाएगी और इस क्षेत्र में
निम्न दाब बन जाएगा। आगे देखिए, भारत में मानसून कब प्रवेश करती है? देखिए, भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। देखिए यहाँ भारत का स्थिति है। अब यही क्षेत्र है क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसी क्षेत्र में सूरज का किरण बीचे बीच पड़ता है। सीधा सीधा पड़ने के कारण ये क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़िए, भारत में मानसून कैसे आती है? देखिए, जून के महीने में ये जो है से कर्क रेखा जो है से भारत के गुजरात से प्रवेश करती है और भारत को दो भागों में बांटता है। इधर क्या है? इधर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इधर क्या हो जाएगा? ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट। अब देखिए, जून के महीने में सूरज कर्क रेखा पर सीधा सीधा पड़ने के कारण इधर पूरा ये भारत में क्षेत्र कैसा बन जाता है? निम्न दाब बन जाता है, क्योंकि सूरज का किरण सीधा सीधा पड़ने के कारण इधर का वायुमंडल क्या गर्म हो जाती है और गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। और इधर क्या है? समुद्र में क्या हिंद महासागर तरफ इधर क्या है? हिंद महासागर में हो गया उच्च दाब होने के कारण यह सारी हवा किधर प्रवेश कर जाएगी? निम्न दाब की ओर बढ़ेगी। और क्या? और इधर से कुछ ऐसे निकल जाएगी, इधर से इस तरह से। और इधर क्या सबसे पहले मानसून भारत के किस राज्य में आता है? तो यहाँ कहेंगे केरल के मालाबार तट से टकराती है। यहाँ देखिए, भारत में मानसून आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है मानसून। अब देखिए, इसी को यदि इस तरह से बीचे बीचे ऐसे किया जाए, देखिए यहाँ से, तो ऊपर हो गया उत्तर, इधर क्या हो गया? चलिए डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन आपको ये दिखाते हैं इस तरह से। इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इधर वेस्ट। अब देखिए, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। तब किधर से आ रही है? मौसमी हवा इस तरह से। देखिए, इस तरह से देखिए, जून के पहले सप्ताह में सबसे पहले केरल के मालाबार तट से दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बंट जाता है। कौन? एक होता है अरब सागर की शाखा और दूसरा होता है बंगाल खाड़ी की शाखा। आगे देखिए, अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है।
उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाता है। एक शाखा गुजरात की ओर, दूसरी शाखा निकल जाती है, दूसरी शाखा सीधा निकल जाती है और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। देखिए मानसून सबसे पहले कहाँ टकराएगी, पहले आप पहाड़ को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ी, और यहाँ से हो जाएगा इलायची पर्वत, इलायची पर्वत। और ये जो इस तरह से है इसी को कहते हैं पूर्वी घाट। क्या है, पूर्वी घाट। और ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और ये देखिए सतपुड़ा है, सतपुड़ा। ये क्या है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। ये क्या है, अरावली। यहाँ पर दिल्ली में कौन है, रायसेन की पहाड़ी, रायसेन की पहाड़ी। यहाँ पर क्या हो गया, गुजरात में गिर पहाड़ी। ये झारखंड में हो गया जेएच, राजमहल की पहाड़ी। ये हो गया मिजोरम, मिजोरम में मिजो पर्वत एवं मिसमी पर्वत। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में डाफला, डाफला पर्वत। ये हो गया क्या, असम में गारो। ये खासी। ये हो गया जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। यहाँ ये असम में है गारो खासी जयंतिया। ये आपको पहाड़ का सबको बतला दिया। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है उसी को कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में बताते हैं। देखिए यहाँ से केरल से सबसे पहले टकराएगी कौन, अरब सागर की शाखा। और टकरा करके मालाबार तट से, यहाँ मालाबार तट से इस क्षेत्र में पूरा वर्षा कराएगी। यहाँ से आएगी और गिर पहाड़ी से टकरा के, ये सौराष्ट्र है, इधर खूब बारिश कराएगी। और यहाँ से का एक छोर निकल जाएगा इधर सतपुड़ा, और यहाँ विंध्याचल पर्वत के बीच में आकर के फंस जाएगी और खूब वर्षा कराएगी। और यहीं से निकलता है एक नर्मदा नदी और आके के अरब सागर में गिरती है। यहाँ से हो गया क्या, अरावली पर्वत। तो यहाँ से मानसून निकलती है तो सीधा आती है अरावली पहाड़ी। सीधा होने के चलते बारिश नहीं होता है, सीधा निकल जाता है। इसीलिए इधर राजस्थान सूखा क्षेत्र है। यहाँ पर दिल्ली है, रायसेन की पहाड़ी से टकरा करके इधर कुछ वर्षा होती है। उसके बाद में ऊपर तो हिमालय है, तो हिमालय ऊपर जाने नहीं देता है, तो लौट के यहाँ पंजाब में आकर के रुक जाएगा। ये हो गया अरब सागर की शाखा। अब देखिए यहाँ प्रवेश करती है 1 जून को। कितना जून को,
1 जून को ये प्रवेश करेगा। और यहाँ कहाँ एक और आएगा, यहाँ से 10 जून को कहाँ महाराष्ट्र में, 10 जून को महाराष्ट्र में पहुँच जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश में मानसून आता है 25 मई को। 25 मई को याद रखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो केरल में। किस केंद्र शासित प्रदेश में मानसून आती है? तो क्या बोलेंगे? अंडमान निकोबार में 25 मई को सबसे पहले। आगे देखिए दूसरी शाखा आ गया बंगाल के खाड़ी का। देखिए बंगाल के खाड़ी के शाखा इस तरह से ऐसे निकल गया सीधा, और कुछ इस तरह से। तो यहाँ क्या बर्मा में, म्यांमार में एक पहाड़ी से टकरा करके ऐसा सीधा निकल जाएगा। यहाँ कुछ यहाँ आकर के गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में आके फंस जाएगा। इधर खूब इसका आकृति कैसा है? कीप के आकार के आकृति है इसका। यहाँ पर क्या आकर के खूब वर्षा कराएगी। यही गारो पहाड़ी के बगल में कौन है? मानसीराम। यह सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और एक यहाँ से टकरा के सीधा निकल जाती है। तो बिहार में, यूपी में, और वर्षा कराते हुए दिल्ली होते हुए कहाँ पंजाब में आकर के कौन अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा कहाँ आएगी? आके यहाँ मिलेगी। अब पंजाब में और हरियाणा में खूब वर्षा करवाएगा। पंजाब और हरियाणा में खूब वर्षा करवाएगी, और उसके बाद में अरब सागर की शाखा इस तरह से वो वापस अरब सागर में पहुंच जाएगी। अब देखिए यहाँ से जब बंगाल के खाड़ी की शाखा लौटेगा इस तरह से, तो आएगा झारखंड में राजमहल की पहाड़ी से टकरा करके पूरा इधर डायरेक्ट इधर मुड़ जाएगी। इधर आने के कारण यहाँ पर देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। यही लौटते मानसून में खूब यहाँ उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में खूब आंधी तूफान चक्रवात आता है, लेकिन वर्षा नहीं होता है। लेकिन यहाँ बंगाल के खाड़ी नज़दीक होने के कारण कुछ इससे नमी लेकर के यहाँ पर के आंध्र प्रदेश के लास्ट में खूब कुछ वर्षा करवाती है। उसके बाद में यहाँ आ कर के यहाँ पर तमिलनाडु के मालाबार तट से टकरा करके तमिलनाडु में लौटते मानसून में खूब वर्षा करवाती है। देखिए बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधा जाकर टकराती है मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़िया से, और उसकी कीप जैसी आकृति होने के कारण मानसून इसमें फंस जाता है और खूब वर्षा कराता है। और कुछ मानसून असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराता है। इसी मानसून के एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घूम जाती है और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश कराती है। और अंत में अरब सागर वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दोनों मिलकर पंजाब में भी थोड़ी सी बारिश कराते हैं। यहाँ पंजाब में दोनों आकर के मिलते हैं और बारिश कराते हैं। उसके बाद में अपने अपने रास्ता लौट जाता है, इधर और उधर। आगे देखिए मानसून का लौटना। देखिए मानसून कब लौटेगा? उस समय स्टार्टिंग में कहें कि सूरज कहाँ था, एक कर्क रेखा पर सीधा होने के कारण ये सारे क्षेत्र में क्या स्थल मंडल गर्म से यहाँ का वायुमंडल ठंडा होकर के गर्म होकर ऊपर उठने लगा, जिसके कारण इस क्षेत्र में निम्न दाब हो गया और स्थान खाली हो गया। तो इधर से जो समुद्र की ओर जो वायु
समुद्र के पानी से नमी लेकर के जो उच्च दाब में था सीधर आना शुरू हो गया और पूरा इधर वर्षा करवाया। क्योंकि सूर्य के किरण यहाँ सीधा पड़ रहा था, तो यहाँ सीधा सूर्य का किरण पड़ने के कारण ये सारे क्षेत्र गर्म हो रहे थे बार बार, और यहाँ का वायु उठ रहे थे ऊपर, जिसके कारण बार बार इधर से नमी वाले वायु इधर आकर के अपना वर्षा कंटिन्यू करा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद ये सूरज का इधर आ गया, सूरज धीरे धीरे मकर रेखा की ओर, इधर क्या है नीचे क्या है भूमध्य रेखा की ओर मकर रेखा, तो भूमध्य रेखा देने आ जाने के कारण इधर क्या हो गया, इधर गर्म होना बंद हो गया, जिसके कारण इधर उच्च दाब हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा। इधर क्या, इधर गर्म होने के कारण इधर हो जाएगा निम्न दाब। तो इधर का वायु जो मानसून इधर गया था सब धीरे धीरे लौट के इधर आएगा। इधर तो इतना स्थल मंडल है, धरती है, तो इधर तो वायु में उतना नमी रहेगा नहीं, जिसके वजह से लौटते मानसून में बारिश कम होता है। लेकिन यहाँ से नमी लेने की वजह से तमिलनाडु में लौटते मानसून में कोरोमंडल से टकरा के खूब वर्षा करवाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा होता है यहाँ आंध्र प्रदेश में भी। लेकिन एक बात ये नहीं बता पाए, ध्यान दीजिएगा, जब कोरोमंडल मालाबार तट से मानसून प्रवेश करती है तो ये सब सारा क्षेत्र क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। केवल इधर ही वर्षा होता है, इधर कम मात्रा में वर्षा होता है। इधर ये क्या है, ये सारा क्षेत्र क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। क्योंकि पहाड़ी जो है लंबा लंबा क्या है, ये पूर्वी घाट की पहाड़ी है, टकरा के इधर ही वर्षा होता है, इधर उतना नहीं आ पाता है। इधर भी बताएं, इधर क्या कच्छ के रण यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ कच्छ के रण यहाँ पर है। अब क्या हो गया, जो यहाँ से जो मानसून गया था कौन गिर पर्वत से टकरा के इधर ही वर्षा होता है, इधर वर्षा नहीं होता है, जिसके वजह से इधर सूखा पड़ता है। इधर से आइए, मानसून का लौटना, सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के सीधा पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है और इसी कारण भारत में मानसून लौटने लगता है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है और तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है। लौटते मानसून की दिशा उत्तर से पूर्व। जब मानसून भारत में प्रवेश किया था तो दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिएगा यहाँ साउथ और वेस्ट, क्या साउथ और डब्लू वेस्ट से ऐसे प्रवेश किया था, इस तरह से सब। लेकिन लौट रहा कैसे, उत्तर पूर्व, क्योंकि है दोनों कहाँ पर मानसून है, यहाँ पर है मिला हुआ, और कहाँ इधर मिलना शुरू हो गया, इस तरह से लौटना शुरू हो गया। तो लौटते मानसून की दिशा उत्तर से पूर्व की ओर। सबसे अधिक वर्षा लौटते समय तमिलनाडु में। यदि ऐसे पूछ देवे केवल भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मानसीनराम मेघालय में। यहाँ पर देखिए गारो पहाड़ी के बगल में है मानसीनराम मेघालय, यहाँ पर मेघालय में खूब वर्षा होती है। अब देखिए सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, लेह में होता है। तो लेह कहाँ, देखिए जब मानसून अरावली से सीधा पहुँचने के बाद दिल्ली में रायसेन की पहाड़ी से टकराने के बाद जब ऊपर उठती है तो ये हिमालय पर्वत है, इससे टकरा के लौट जाती है, तो उधर जाने का मौका ही नहीं मिला, तो इधर वर्षा कैसे होगा। इसी के वजह से इधर क्या है, सबसे कम वर्षा होती है लेह में। आगे देखिए पश्चिमी विक्षोभ। अब देखिए यहाँ पर जब भूमध्य रेखा की ओर आ गया, भूमध्य रेखा की ओर सूरज के आने के वजह से कहाँ, केवल भूमध्य रेखा की ओर इधर क्या हुआ, सूर्य का सीधा किरण पड़ने से इधर का वायुमंडल गर्म होगा
और ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इधर इसके बगल में अभी अभी तो कुछ देर पहले गर्म था, लेकिन अब इधर उच्च दाब ठंडा होने के कारण निम्न दाब पड़ना शुरू हो गया, तो सारे क्या मानसून लौटना शुरू हो गया। लेकिन जब ये लौटता है इधर, तो इसे पूर्ति करने के लिए इधर भूमध्य रेखा से भी ऐसे मानसून पहुंचते हैं भूमध्य रेखा से, क्योंकि यहाँ उच्च दाब है। सूर्य कितना दूर है, सन कितना दूर है, इतना ज़्यादा दूर है, तो इधर उच्च दाब होने के कारण कहाँ पहुँचता है, इधर भारत में। तो भारत में जो है से इसी को कहते हैं भूमध्य सागर से उठने वाले मानसून को क्या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या पश्चिमी विक्षोभ। और यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हिम वर्षा करवाता है। कितना हिम वर्षा इधर से आएगा और हिम का वर्षा ना, यानी कि बर्फबारी। क्या पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी भारत के किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में वर्षा होती है, हरियाणा में वर्षा, हरियाणा और पंजाब में वर्षा होती है। इसे कहते हैं गेहूं का टॉनिक। इस समय देखिए हाँ, पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल को टॉनिक कहते हैं। पहले इसको पढ़ा जाए। ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है, तो पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। वह बादलों को भारत की ओर ले जाती है, जिस कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। पंजाब में इस वर्षा को रबी के फसल के टॉनिक कहा जाता है और राजस्थान में इसी वर्षा को मावट कहा जाता है। आगे देखा जाए, लास्ट है। देखिए भारत में मानसून आने के ठीक पहले मार्च और अप्रैल के महीने में बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जो कि आम के फसल के लिए बहुत उपयोगी है। आम की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसी कारण इस वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। एक खास करके मार्च और अप्रैल में बिहार और पश्चिम बंगाल में यह मानसून आने के ठीक पहले आती है। इसी को क्या कहते हैं? आम के फसल को बहुत ज़्यादा फायदा होता है इस वर्षा से, इसीलिए इस वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।